बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोगों ने पढ़ना है चैप्टर नंबर 19, रोल ऑफ साइटोप्लाज्म इन डेवलपमेंट। ठीक है कि डेवलपमेंट के अंदर साइटोप्लाज्म का रोल क्या होता है। तो बेटे हमें पता है कि साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स कंटेन डिफरेंट मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स जो डिटर्मिन करते हैं किसको, मॉर्फ होता है फॉर्म, मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल हैं किसके, सेल डिफ्रेंसिएशन के। क्या मतलब हुआ बेटे इसका कि डिफरेंट साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स, उनके अंदर डिफरेंट मॉर्फोजेनेटिक्स, कौन से जीन्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं सेल डिफ्रेंसिएशन के। ठीक है बेटे, और ये जो डिटर्मिनेंट्स हैं, ये जो मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स हैं, ये किस में प्रेजेंट होते हैं, ब्लास्टोमेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कल हमने ब्लास्टोमेयर पढ़ा था ना बेटे, जब जाइगोट क्लीवेज के बाद जो सेल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमेयर्स। तो ये जो मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स हैं ये ब्लास्टोमेयर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं एसिडियंस की, तो जो फर्टिलाइज्ड एग हैं उनके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो कितने कलर्स का होता है, 5 कलर्स का होता है। ठीक है, और ये सेग्रीगेट होता है किसके अंदर, डिफरेंट ब्लास्टोमेयर्स के अंदर। ये हमारे पास टाइप्स हैं किसकी, जो डिफरेंट ब्लास्टोमेयर्स बनते हैं किससे, साइटोप्लाज्म से, और वो कितने कलर्स का होता है, 5 डिफरेंट कलर्स का होता है। ठीक है बेटे, सबसे पहला हमारे पास क्या है, क्लियर साइटोप्लाज्म, येलो साइटोप्लाज्म, फिर ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म और ग्रे इक्वेटोरियल साइटोप्लाज्म। अगर हम बात करते हैं बेटे क्लियर साइटोप्लाज्म के अंदर, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, कौन से ब्लास्टोमेयर्स प्रोड्यूस करता है। ब्लास्टोमेयर्स बेटे आपको पता है कि जाइगोट की डिवीजन के बाद जो सेल्स होते हैं ना उनको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमेयर्स। तो कौन से ब्लास्टोमेयर्स प्रोड्यूस करेगा, लार्वल एपिडर्मिस। क्लियर साइटोप्लाज्म से लार्वा की एपिडर्मिस बनेगी, येलो साइटोप्लाज्म से बेटे मसल सेल्स बनेंगे। ठीक है, और ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म से गट बनेगी। गट क्या होती है बेटे, आपकी एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, आपका फूड पाइप, वो सारी, ठीक है, आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इसको बोल सकते हैं। तो ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म से क्या बनेगी, आपकी गट बनेगी। और जो ग्रे इक्वेटोरियल साइटोप्लाज्म है उससे क्या बनेगी बेटे, ग्रे इक्वेटोरियल साइटोप्लाज्म से नोटोकॉर्ड और न्यूरल ट्यूब बनेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये क्या हैं, ये डिटर्मिनेंट्स है ना बेटे, साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स हैं ये 5 डिफरेंट कलर्स के, जो सेल की डिफ्रेंसिएशन करते हैं। इससे एपिडर्मिस बन रही है, इससे क्या बन रहा है बेटे, मसल सेल बन रहे हैं, इससे गट बन रही है, और इससे क्या बन रहा है, न्यूरल ट्यूब और नोटोकॉर्ड बन रही है। ठीक है बेटा, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ना है, रोल ऑफ न्यूक्लियस इन डेवलपमेंट। अभी हमने क्या पढ़ा, रोल ऑफ साइटोप्लाज्म इन डेवलपमेंट। अब हम क्या पढ़ने लगे हैं, रोल ऑफ न्यूक्लियस इन डेवलपमेंट। न्यूक्लियस का बेटे क्या रोल है डेवलपमेंट के अंदर। अब जैसे हमें पता है साइटोप्लाज्म के अंदर जीन कंट्रोल सब्सटेंसेस हैं, जैसे हमने कहा मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स हैं, जीन कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस हैं जो कि किस में प्रोड्यूस होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर, और प्रेजेंट कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से ये पता किया गया कि जो डेवलपमेंटली एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जिस तरह साइटोप्लाज्म का अपना रोल है डेवलपमेंट के अंदर, इसी तरह न्यूक्लियस का भी अपना रोल है किसके अंदर, डेवलपमेंट के अंदर। इसके अंदर हमें पता है जीन्स कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। तो डेवलपमेंटली एक्टिव सब्सटेंसेस सारे कहाँ पे होंगे, न्यूक्लियस के अंदर होंगे। ठीक है बेटे, अब हमारे पास एग्जाम्पल किसकी है, एक मल्टी सेलुलर एल्गा है जिसको हम क्या बोलते हैं, एसिटाब्यूलेरिया, जिसकी आपके पास ये 2 एग्जाम्पल हैं, 2 स्पीशीज हैं किसकी, एसिटाब्यूलेरिया जीनस की। कौन कौन सी बेटे आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, एसिटाब्यूलेरिया मेडिटेरेनिया और एसिटाब्यूलेरिया क्रैन्युलेटा।
ये दो एग्जाम्पल हैं किस जीनस की, एसिटाब्यूलेरिया, और ये एसिटाब्यूलेरिया किसका जीनस है, एल्जी का जीनस है। ठीक है बेटे, एल्जी का जीनस के ये दो एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे, एसिटाब्यूलेरिया मेडिटेरेनिया और एसिटाब्यूलेरिया क्रैन्युलेटा। इन दोनों की एग्जाम्पल से हम समझेंगे बेटे कि किस तरह से न्यूक्लियस का रोल होता है डेवलपमेंट के अंदर। डिफरेंस इनका बेटे क्या है कि देखो दोनों का राइजोम अटैच है किसके साथ, ग्राउंड के साथ। इसका भी राइजोम अटैच है किसके साथ, ग्राउंड के साथ। एक की रेगुलर कैप है किसकी, एसिटाब्यूलेरिया मेडिटेरेनिया की, और दूसरे की क्या है, इर्रेगुलर कैप है। ठीक है, दोनों में सिंगल न्यूक्लियस है। ठीक है, और इनका जो अगर हम बात करते हैं, एक ही ये देखें इसका न्यूक्लियस, एक ही इसका ये न्यूक्लियस। ठीक है, दोनों में न्यूक्लियस। उसके बाद इनका साइज़ क्या होता है, फ्यू सेंटीमीटर हो सकता है। और कैसे बेटा, हैमरलिंग ने क्या किया, इसकी कैप को रिमूव कर दिया, दोनों की कैप को क्या किया उसने, रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद उन्होंने जो राइजोम कट की, राइजोम के अंदर क्या था, न्यूक्लियस था, दोनों की राइजोम को कट किया। ठीक है, और उसकी ग्राफ्टिंग कर दी दूसरी स्पीशी के साथ। ग्राफ्टिंग क्या होती है कि एक स्पीशी का पीस एक कट करके वो उसको ग्राफ्ट कर देना दूसरी स्पीशी के स्टेम के साथ या किसी भी पार्ट के साथ। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग। फॉर एग्जांपल देखो उन्होंने क्या किया कि एसिटाब्यूलेरिया मेडिटेरेनिया की राइजोम को कट किया और उसके ऊपर ग्राफ्टिंग कर दी, ये राइजोम आ गई, और उसके ऊपर ग्राफ्टिंग कर दी इस पीस की, किसकी, एसिटाब्यूलेरिया क्रैन्युलेटा की स्टेम के पीस की, जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, उसको ग्राफ्ट कर दिया किसके ऊपर, मेडिटेरेनिया के राइजोम के ऊपर उसने क्या कर दिया, ग्राफ्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद जो न्यूक्लियस कहाँ पे था, बेस पे था, एल्गा की बेस पे था, स्टॉक के ऊपर नहीं था। ठीक है, इसको अटैच कर दिया और उसने अब उनकी रीजनरेशन हुई, कैप की रीजनरेशन हुई। कैप की रीजनरेशन बेटे कैसे हुई, एसिटा मेडिटेरेनिया के राइजोम के अंदर जो न्यूक्लियस था उसने रेगुलर कैप को ही रीजनरेट करवाया, और एसिटा क्रैन्युलेटा रिगार्डलेस इसके पास मेडिटेरेनिया का एक पार्ट था, साइटोप्लाज्म का या स्टेम का पार्ट था, जिसके अंदर बेटे न्यूक्लियस नहीं है लेकिन इसमें साइटोप्लाज्म तो है। ठीक है, ये हमने इसके ऊपर ग्राफ्ट करवा दिया, लेकिन इसके ऊपर भी कैप कौन सी रीजनरेट हुई, किसकी, जिसका हमारे पास न्यूक्लियस था। ठीक है बेटे, इससे हमें पता चला कि जीन्स जो थे वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट थे और उसी के अकॉर्डिंग प्लांट की क्या हो, सॉरी एल्गी की क्या हो गई, रीजनरेशन हो गई। ठीक है बेटे, इससे हमें पता चला कि ये इसका न्यूक्लियस का क्या रोल है। न्यूक्लियस के अंदर सारे जीन्स हैं जो डिटर्मिन करते हैं किसकी, इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक्स को, और साइटोप्लाज्म सिलेक्शन करता है जीन्स की, लेकिन वो जीन्स प्रेजेंट कहाँ पे है, न्यूक्लियस के अंदर है। मेन डिटर्मिनेशन न्यूक्लियस के पास है। न्यूक्लियस क्या करवाएगा, उसके पास सारे करेक्टर्स हैं इंडिविजुअल्स के, और साइटोप्लाज्म उनमें उनकी सिलेक्शन में रोल प्ले करता है। ठीक है बेटे, क्लियर हो गया रोल ऑफ साइटोप्लाज्म और रोल ऑफ न्यूक्लियस। उसके बाद बेटे आपके पास जो नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ना है वो रीजनरेशन का टॉपिक है। री दोबारा से, जनरेट बना देना या बन जाना। तो रीजनरेशन क्या है, अगर हम इसकी डेफिनेशन कहते हैं तो रीगेन या रिकवर, दोबारा से बन जाना किसका, लॉस्ट और इंजर्ड पार्ट, किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर कोई लॉस्ट पार्ट लॉस्ट हो जाता है या इंजर्ड हो जाता है, ठीक है, उसको रीगेन या रिकवर करवाने के फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। बेटे डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ हम इसे पढ़ेंगे। सबसे पहले
सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ। जैसे हमेशा मैं आपको क्लास में भी बताती हूँ बेटे कि हम जब भी किसी चीज़ को स्टडी करते हैं तो हम क्या करते हैं, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं, सिंपल से उसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सिंपल से उसकी स्टडी स्टार्ट करते हैं और कहाँ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पॉन्जेस की। सबसे सिंपल यही है ना, स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस बेटे इनमें इतनी हाई कैपेबिलिटी होती है रीजनरेशन की कि अगर इनको पेस्ट भी बना दिया जाए ना तो फिर भी जहाँ पे पेस्ट का स्पॉट गिरेगा वहाँ पे पूरा का पूरा स्पॉन्ज बन जाएगा। तो इसकी रीजनरेशन कैपेबिलिटी इतनी हाई होती है, ठीक है। और अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, लॉबस्टर की। ये सारी आपके पास क्या है, ये डिफरेंट आपको रीजनरेशन बताई हुई है कि एनिमल्स में रीजनरेशन किस तरह से होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटे लॉबस्टर की। लॉबस्टर के अंदर अगर उसका पिंसर क्लॉ लूज हो जाता है तो फिर वो उसको रीजनरेट कर लेता है। पिंसर क्लॉ, पिंसर क्लॉ आपको बताया था ना कि पिंसर लाइक जिस तरह सीजर्स की तरह का आगे उसका क्लॉ नहीं होता, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पिंसर क्लॉ। वो क्या होता है, अगर लूज हो जाता है तो उसको वो क्या कर लेगा, रीजनरेट करवा लेगा। उसके बाद हम बात करते हैं स्टारफिश की। स्टारफिश स्टार की तरह की बेटे, उसके 5 आर्म्स और एक सेंट्रल डिस्क, इस तरह से उसकी शेप होती है। और अगर वो अपनी डिस्क को बेटे, अगर उसकी जो डिस्क है वो आर्म के साथ रिमूव हो जाती है, लूज हो जाती है, तो वो उसको क्या करेगा, उसको रीजनरेट करवा लेगा, ठीक है बेटे। बेटा ये देखें, जिस तरह ये हमारे पास क्या है, स्टारफिश है। अगर इसका ये आर्म लूज़ हो जाता है और ये उसकी डॉटेड लाइन से जैसे शो हो रहा है कि अगर ये इसकी सेंट्रल डिस्क का एक पार्ट इसके साथ रिमूव होता है तो ये पूरी की पूरी स्टारफिश को क्या करवा सकती है, रीजनरेट करवा सकती है। और ये जो रिमेनिंग 4 आर्म्स के साथ स्टारफिश आ जाएगी, ये भी अपनी एक आर्म को क्या करवा लेगी, रीजनरेट करवा लेगी। तो इसकी कैपेबिलिटी इस तरह से है। अगर पांचों आर्म्स सेपरेट हो जाएंगे विद लिटिल पार्ट ऑफ द सेंट्रल डिस्क, तो ये पांचों पार्ट अपना क्या करवा सकते हैं, अपनी न्यू बाकी बॉडी को रीजनरेट करवा सकते हैं, ठीक है बेटे। और ऐसी आर्म जिसके अंदर सेंट्रल डिस्क नहीं होगी तो उसके अंदर सीज हो जाएगी रीजनरेशन, समझ आ गई है। और अगर उसमें सेंट्रल डिस्क का पार्ट होगा तो वो अपनी पूरी की पूरी बॉडी को रीजनरेट करवा लेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटे अर्थवर्म की। अर्थवर्म के अंदर कैपेबिलिटी है कि अगर उसका हेड रिमूव हो जाता है ना तो वो उसको किसी भी टाइम पे उसका हेड रिमूव हो जाएगा तो उसको क्या करवा लेगा, वो रीजनरेट करवा लेगा, ठीक है बेटे। अच्छा जी, ये थ्रू आउट द लाइफ उनके सॉरी अगर हम बात करते हैं सैलमेंडर की, तो लिम्स की रीजनरेशन सिर्फ और सिर्फ किस में देखी गई है, सैलमेंडर में देखी गई है। और अपने ये थ्रू आउट लाइफ में ये क्या करवा सकते हैं, ये अपने रीजनरेशन करवा सकते हैं। और सैलमेंडर के अलावा ये एम्फीबियन का जब लार्वा होता है ना, लार्वल कंडीशन के अंदर होता है, तब भी वो अपनी लिम्स की क्या करवा सकता है, रीजनरेशन करवा सकता है। इसके अलावा लिजर्ड्स और एम्फीबियंस ये किसकी करवा सकते हैं बेटे, टेल की रीजनरेशन करवा सकते हैं। और ये भी इनकी थ्रू आउट लाइफ होता है। आपको पता है, आपने देखा है जब लिजर्ड को हम पकड़ने लगते हैं या मारने लगते हैं तो वो अपनी टेल को रिमूव करके तो भाग जाती है, तो टेल उसकी मूविंग कंडीशन में रहती है ताकि हमारा ध्यान किसकी तरफ हो जाए, टेल की तरफ हो जाए, ठीक है। तो वो विद टाइम बीइंग क्या कर लेगी, टेल को रीजनरेट करवा लेती है, ठीक है बेटे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, प्लांट्स की, तो बेटे हमें पता है प्लांट्स के अंदर ऑलमोस्ट एनी पार्ट और थ्रू आउट द लाइफ उसको वो क्या करवा सकते हैं, रीजनरेट करवा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा हाई कैपेबिलिटी किसकी होती है, प्लांट्स की। प्लांट्स क्या करवा सकते हैं, लाइफ के किसी भी पार्ट में किसी भी पोर्शन को, अपने को किसी भी पार्ट को क्या करवाएंगे, रीजनरेट करवा लेंगे, ठीक है। तो रीजनरेशन बेसिस है प्लांट प्रोपगेशन की, ठीक है बेटे। उसके बाद लीव्स हैं उनके, उनका स्टेम है, कोई भी पार्ट है, फुल प्लांट है, हर चीज़ को वो क्या करवा सकते हैं, रीजनरेट करवा सकते हैं और कंप्लीट प्लांट को बना सकते हैं, ठीक है बेटे। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि एडल्ट एनिमल्स के अंदर वो अपने मिसिंग पार्ट को रीजनरेट करवा लेते हैं, इसी तरह वो अपने एम्ब्रियो के अंदर भी करवा लेते हैं रीजनरेशन।
ठीक है, जैसे अनडिफ्रेंशिएटेड सेल से सेल्स का डिफ्रेंशिएट कर जाना, डिफ्रेंशिएशन हो जाना, ठीक है। और इससे रीजनरेशन होती है डिफरेंट सेल टाइप्स की। और फॉर एग्जांपल फ्लैटवर्म और प्लेनेरिया की अगर हम बात करते हैं तो इनके जो अनस्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिनको हम नियोब्लास्ट कहते हैं वो एडल्ट की बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये एम्प्यूटेशन की साइट पे मूव कर जाते हैं जहाँ रीजनरेशन होनी है, जहाँ पे स्पेशलाइज्ड सेल्स चाहिए, मतलब कि इनकी बॉडी में अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं। जब भी लाइफ के किसी पार्ट के अंदर इनको कोई इनका ऑर्गन मिस हो गया है, सॉरी, या इनके बॉडी का कोई पार्ट उतर गया है, तो ये वो सेल मूव करके जाएंगे उस एरिया के अंदर साइट ऑफ एम्प्यूटेशन पे और अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, ठीक है बेटे। इस तरह से इनके अंदर क्या होती है, रीजनरेशन होती है फ्लैटवर्म और प्लेनेरिया के अंदर। उसके बाद बेटे इसके हमारे पास एग्जांपल्स हैं किसकी रीजनरेशन की, हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर, ठीक है। अगर कोई जगह फ्रैक्चर हो गई है उसकी हीलिंग, अगर हम मैमल्स की बात करते हैं ना, हमारी फिंगर पे कट लग गया है तो उसकी क्या हो रही है, हीलिंग हो रही है, ठीक है। या उसकी रिपेयर हो रही है, किसकी, स्किन वूंड की, जहाँ जख्म हो गया उसकी रिपेयर हो रही है। ये दोनों क्या हैं, रीजनरेशन की एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है बेटे। नेक्स्ट हमारा कौन सा टॉपिक है, एबनॉर्मल का, और ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 19 का, ठीक है। इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो हम बात करते हैं एबनॉर्मल की। एबनॉर्मल, एबनॉर्मल क्या है, नॉर्मल से हट के, ठीक है। जो चीज़ नॉर्मल नहीं है उसको हम क्या बोल देंगे, एबनॉर्मल। अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो बॉडी के अंदर क्या होगी, एबनॉर्मल डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। और बायोलॉजी की वो ब्रांच जो डील करती है एबनॉर्मल डेवलपमेंट की स्टडी के साथ, ठीक है। और इस तरह की जो एबनॉर्मल डेवलपमेंट कॉज होती हैं वो सारी की सारी स्टडी की जाती हैं इन द बायोलॉजी ब्रांच विच इज़ नोन एज टेरेटोलॉजी, ठीक है बेटे। अगर हम एबनॉर्मलिटी की टाइप्स देखते हैं तो हमारे पास बेटे कौन कौन सी टाइप्स हैं, ये पेरेंट्स से इनहेरिटेड भी हो सकती है, ये क्रोमोसोम्स और जीन्स की वजह से भी हो सकती है, ये इन्वायरमेंट फैक्टर की वजह से भी हो सकती है, और ये मेटाबॉलिक फैक्टर्स की या मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स की वजह से भी हो सकती है, ठीक है। अब हम वन बाय वन इसको पढ़ेंगे इसकी एग्जांपल्स के साथ। सबसे पहले हमारे पास है इनहेरिटेड, जो हम होती है किससे, पेरेंट से, ठीक है। और ये किसकी वजह से होगी, प्रेजेंट ऑफ डिफेक्टिव जीन्स। अगर डिफेक्टिव जीन्स पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसमिट हो जाएंगे तो हम कहेंगे ये इनहेरिटेड डिजीज है, ठीक है बेटे। और ये इनहेरिटेड कैसे होगी, सोमैटिक सेल से तो नहीं होगी, इसका मतलब है सेक्स क्रोमोसोम्स उनके जरिए से ये ट्रांसमिट हुई है। हमारे पास एग्जांपल्स है बेटे हीमोफीलिया की। हीमोफीलिया जो सफ़र करते हैं सिर्फ मेल के अंदर, ठीक है। ये भी एक क्या है, इनहेरिटेड डिजीज़ है। अब ये डिपेंड करेगी, जो इनहेरिटेड डिजीज़ होती हैं वो डिपेंड करती हैं कि उनके जो जीन्स हैं वो डोमिनेंट है, रिसेसिव है, होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस हैं, ठीक है बेटे। इन चीज़ों पे वो क्या करेगी, डिपेंड करेगी। नेक्स्ट हमारे पास है क्रोमोसोमल और जीन एबनॉर्मलिटीज़, ठीक है। ये भी किसकी वजह से हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स की वजह से हैं। और ह्यूमन बींग्स के अंदर सेक्स क्रोमोसोम्स कौन से हैं, एक्स और वाई, ठीक है। अब ये किस वजह से होगी, क्रोमोसोम की एबनॉर्मेलिटी कैसे होगी, अगर इसके अंदर सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई या तो मिसिंग होगा या एक्स्ट्रा होगा तो ये एबनॉर्मेलिटी कॉज करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंड्रोम। तो हमारे पास इसकी सबसे पहली एग्जांपल है क्लेनफिल्टर सिंड्रोम। इसमें 2 एक्स और 1 वाई होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टर्नर सिंड्रोम। इसमें 1 एक्स होता है और वाई मिसिंग होता है और इसकी जगह पे हम क्या लगा देते हैं, 0, तो एक्स और 0, ठीक है। ये इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम क्या होता है, मिसिंग होता है। और दूसरी हमारे पास जो कंडीशन है उसमें 1 एक्स और 2 वाई होते हैं, जो टॉलनेस, एग्रेसिवनेस, मेंटल डिफेक्ट या एंटी सोशल बिहेवियर कॉज करेगा,
ये एबनॉर्मेलिटीज कब होती हैं बेटे? जब गैमीट की फॉर्मेशन हो रही होती है या गैमीट फ्यूज कर रहे होते हैं उन और जाइगोट बना रहे होते हैं, तो ये क्रोमोसोम और जीन की जो एबनॉर्मेलिटीज हैं तब कॉज होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटे? इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में हमें पता है जो इन्वायरमेंट की वजह से फिजिकल फैक्टर्स जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, जिनको हम टेराटोजेंस भी बोलते हैं। ठीक है बेटे, आपको पेपर में आ सकता है टेराटोजेंस क्या होते हैं। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जिसकी वजह से एबनॉर्मेलिटीज कॉज होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? टेराटोजेंस। ठीक है, तो सबसे पहले जो टेराटोजेंस हो सकते हैं वो आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं। ठीक है, और ये कब होती हैं? जब ओवम डेवलप हो रहा होता है या स्पर्मेटोजोन्स के ऊपर ये इफेक्ट करती हैं, उसको म्यूटेशन कॉज कर देती हैं। म्यूटेशन क्या है? जीन्स के अंदर या जेनेटिक कोड के अंदर जो चेंजेस आ जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशंस। अगर ओवम और स्पर्मेटाजोआ के अंदर चेंजेस आ गई हैं, म्यूटेशंस आ गई हैं, किसकी वजह से? आयनाइजिंग रेडिएशंस की वजह से, तो ये एबनॉर्मेलिटीज कॉज हो जाएंगी। ठीक है, और न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकते हैं, जैसे वाइटामिन और कुछ ट्रेस एलिमेंट्स का बॉडी के अंदर उसका एब्सेंट होना, टॉक्सिन्स की वजह से, ड्रग्स की वजह से, और ड्रग्स जो मदर मेडिसिन वगैरह लेती हैं उनकी वजह से भी, कोई हैवी डोज, जिस तरह हम कहते हैं ना कि प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग हैवी डोजेस नहीं लेते। ठीक है, इसी वजह से कि उसकी वजह से कोई म्यूटेशन कॉज ना हो जाए। उसके अलावा बेटे वो फीटस के टिश्यूज़ को क्या कर सकती हैं? वो चेंज कर सकती हैं, म्यूटेशंस कॉज कर सकती हैं। इसकी वजह से सेल डेथ हो जाती है, फिसिस के सेल्स की डेथ भी हो सकती है। उसकी म्यूटेशन एबनॉर्मेलिटी आ गई, अगर कोई सेल डेथ हो गई तो क्या हो गई? एबनॉर्मेलिटी आ गई। अब मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स में हम देखते हैं, ये भी मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स में ऑर्गेनोजेनेसिस, जब ऑर्गन्स की फॉर्मेशन हो रही होती है तब जो उसके मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स, मेटाबॉलिक क्या होता है? जितने भी बायोकेमिकल प्रोसेसेस इसके अंदर हो रहे हैं उसमें कोई भी डिफेक्ट आ गया है तो ऑर्गेनोजेनेसिस के दौरान आ गया है तो फिर क्या होगा? वो एबनॉर्मेलिटी कॉज हो जाएगी, वो पार्ट क्या हो जाएगा? मिसिंग हो जाएगा या रिपीट हो जाएगा, तो एबनॉर्मल ऑर्गन बन जाएगा। समझ आ गई है बेटे? उसको मेल फॉर्म्ड भी कहते हैं कि सही तरह से बना नहीं है। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है? माइक्रोसेफेली, जिसमें ऑर्गेनिज्म बनते हैं। सिफेलिक है तो हेड रीजन के साथ इसका ताल्लुक होगा, माइक्रो छोटा, तो स्मॉल स्कल के साथ ये बनते हैं। ठीक है, और एक इसकी एग्जांपल है क्लेफ्ट पैलेट, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, जो फ्यूजन ऑफ पैलेट बोन्स की वजह से होती है। ठीक है, उसके बाद जो हैंड की फिंगर्स हैं वो ज़्यादा या 5 से ज़्यादा या 5 से कम हो सकती हैं। ठीक है, ये सारे किसकी वजह से होते हैं? मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स की वजह से होते हैं। बेटे ये हमारा आज का लेक्चर था, आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से लर्न कर लेना है और इंशाल्लाह हम इसकी डिस्कशन कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।